Hello, Namaste, and welcome to Simply Biology with Manisha. इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डीएनए आइसोलेशन कैसे करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के डीएनए आइसोलेशन किए जाते हैं और साथ ही डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के सेल कल्चर या टिश्यू का सेल लाइसिस करके सेल एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं ये समझाया था। अब पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करूंगी डीएनए प्योरिफिकेशन के कुछ मेथड्स। जैसा कि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेल एक्सट्रैक्ट में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और बायोकेमिकल्स सभी प्रेजेंट होते हैं। स्टेप सी में बाकी सभी कंटामिनेंट्स को रिमूव करके ओनली प्योर डीएनए सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बहुत मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है सेल एक्सट्रैक्ट में कुछ रिएजेंट्स ऐड करके कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर देना ताकि सिर्फ प्योर डीएनए सॉल्यूशन में रह जाए। इसमें सबसे सिंपल मेथड होता है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम फिनॉल या फिर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते हैं। इसके साथ ही एंजाइम डाइजेशन किया जाता है, जिसमें प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लिएज जैसे एंजाइम्स का यूज होता है। अब मैं आपको ये मेथड्स थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। कंटामिनेंट्स को रिमूव करने का स्टैंडर्ड मेथड होता है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। पहले सेल एक्सट्रैक्ट में ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जैसे कि फिनॉल या फिर 1:1 रेशियो में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को जेंटली मिक्स किया जाता है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में आप एक तरह की बाउंड्री देख सकते हैं, जिसे इंटरफेस कहा जाता है। जो भी प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी इंटरफेस पे एक वाइट कलर के कोएगुलेटेड मास के फॉर्म में देखे जा सकते हैं। यहाँ इस फिगर में क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये इंटरफेस ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। सेल एक्सट्रैक्ट में जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि डीएनए और आरएनए, वो ऊपर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। पाइपेट का यूज करके इस एक्वस सॉल्यूशन को निकाल के दूसरे ट्यूब में डाला जाता है, बट इस बात का ध्यान रखते हुए कि गलती से भी इंटरफेस टच ना हो जाए, वरना प्रोटीन्स फिर से सॉल्यूशन में आ जाएंगे। कई बार सेल एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि एक सिंगल फिनॉल एक्सट्रैक्शन उस पूरे प्रोटीन को रिमूव करने के लिए काफ़ी नहीं होता। वैसे तो ये भी किया जा सकता है कि आप रिपीटेडली फिनॉल से ट्रीटमेंट करें, यानी कि बार बार फिनॉल डाला, सेंट्रीफ्यूज किया और एक्वस सॉल्यूशन को पाइपेट आउट किया, और ये तब तक करते रहे जब तक इंटरफेस बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, यानी कि जब तक कोई भी प्रोटीन सॉल्यूशन में ना बचा हो। लेकिन ये मेथड यूज किया नहीं जाता। रीजन ये कि हर मिक्सिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में थोड़े थोड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक हो जाते हैं। तो फिर इस प्रोटीन को हटाया कैसे जाता है? इसका जवाब है एंजाइम डाइजेशन। फिनॉल एक्सट्रैक्शन से पहले सेल एक्सट्रैक्ट में एक प्रोटीएज जैसे कि प्रोनेस या प्रोटीनेस के ऐड किया जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड्स छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके बाद फिनॉल ऐड करके सेंट्रीफ्यूज करने से ये फ्रैगमेंटेड पेप्टाइड्स इजीली इंटरफेस में आ जाते हैं। अब एक्वस लेयर में हमें न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हमें चाहिए सिर्फ डीएनए, तो इस आरएनए को कैसे रिमूव किया जाए? थोड़े बहुत मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए मॉलिक्यूल्स फिनॉल ट्रीटमेंट से ही रिमूव हो जाते हैं, बट आरएनए को कंप्लीटली रिमूव करने का इफेक्टिव तरीका होता है एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज का यूज करना, और राइबोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट भी प्रोटीएज ट्रीटमेंट की तरह फिनॉल एक्सट्रैक्शन से पहले किया जाता है। इससे आरएनए मॉलिक्यूल्स
स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स के फॉर्म में डिग्रेड हो जाते हैं और फिनॉल एक्सट्रैक्शन के बाद एक्वस लेयर में हमें प्योर डीएनए मिलता है। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन और एंजाइम डाइजेशन दोनों ही थोड़े लेबोरियस मेथड्स हैं। इनसे थोड़ा लेस टाइम टेकिंग मेथड होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए एनायन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसी डिफरेंस को यूज़ करके उन मॉलिक्यूल्स को मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिक्स या रेजिन यूज़ की जाती है जिसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। आप जानते ही हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज वाला फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज रेजिन से बाइंड कर जाते हैं। सॉल्ट के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट ब्रेक हो जाती है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा रेजिन के साथ, उस अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए भी सॉल्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो धीरे धीरे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के आप अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को एक के बाद एक रेजिन से सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में सबसे पहले ग्लास या प्लास्टिक के ट्यूब में रेजिन को रखा जाता है, यानी कि रेजिन की कॉलम बनाई जाती है ट्यूब के अंदर। रेजिन होता है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल डायएथिल अमीनो एथिल सेलुलोज, शॉर्ट में DEAE। इस कॉलम के ऊपर सेल एक्सट्रैक्ट को डाला जाता है। अब सेल एक्सट्रैक्ट के अंदर सॉल्ट तो होता नहीं है, और अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, जिस वजह से सारे नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रेजिन से बाइंड हो जाते हैं। इसके बाद अगर लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्ट सॉल्यूशन कॉलम में डाला जाए तो सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का रेजिन से अटैचमेंट ब्रेक होता है और वो कॉलम से एल्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कॉलम में डाला जाए तो आरएनए मॉलिक्यूल्स एल्यूट हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कॉलम में डाला जाए तो लास्ट में डीएनए एल्यूट होता है। दैट मीन्स एनायन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू बस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके आप डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं एक ही एक्सट्रैक्शन में। वैसे तो एल्यूएट कॉलम के नीचे रखी गई ट्यूब में ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से अपने आप ही कलेक्ट हो जाता है, बट प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कॉलम को ट्यूब के अंदर डाल के स्पिन कर दिया जाता है, जिसे स्पिन कॉलम मेथड कहते हैं। ओवरऑल दो फैक्टर्स, पीएच और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, एनायन एक्सचेंज कॉलम में से डीएनए की बाइंडिंग और एल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इस मेथड के दो एडवांटेजेस हैं। पहला कि इस मेथड से बहुत प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है, और दूसरा इस रेजिन को रीनेचर करके रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है। पर इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि एल्यूशन वाले स्टेप में बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया जाता है। इस वजह से एक्सट्रैक्टेड डीएनए को डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करने से पहले डीसॉल्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो एक्सेस सॉल्ट आगे के प्रोसीजर्स में इंटरफेयर करता है। इसके अलावा डीएनए एक्सट्रैक्शन का एक और एफिशिएंट मेथड होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं सिलिका और ग्वानिडियम थायोसाइनेट को। अल्कलाइन कंडीशंस और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में सिलिकेट्स की डीएनए के साथ बहुत हाई बाइंडिंग एफिनिटी रहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्वानिडियम थायोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो GUSCN, एक केयोट्रॉपिक एजेंट है, मतलब इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी।
आप जानते ही हैं, हर सेल के अंदर हो या बाहर, वाटर तो सब जगह प्रेजेंट होता है। और सेल्स के मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर या फिर प्रोटीन्स और बाकी बायोकेमिकल्स का साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहना, ये सब फंक्शंस मेंटेन होने में इनका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि गुआनिडियम थायोसाइनेट इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर देता है, इसलिए इसे एनिमल सेल लाइसिस के लिए भी कॉमनली यूज किया जाता है। रीजन ये कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, तो वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देता है। और गुआनिडियम थायोसाइनेट जैसे केयोट्रोपिक एजेंट को यूज करने का दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके प्रेजेंस में सेलुलर प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियेजेस, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये डीएनए और आरएनए दोनों की आइसोलेशन में यूज किया जाता है। डीएनए प्यूरिफिकेशन में सिलिका और गुआनिडियम थायोसाइनेट को 3 तरह से यूज किया जाता है। पहला कॉलम क्रोमैटोग्राफी, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन और तीसरा मैग्नेटिक बीड्स का यूज करके। अब मैं आपको ये तीनों मेथड्स डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट मेथड में कॉलम क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है, पर यहाँ रेजिन की जगह सिलिका कॉलम का यूज होता है, जिसमें सिलिका को इधर जेल या फिर ग्लास के माइक्रोफाइबर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। सेल एक्सट्रैक्ट के साथ गुआनिडियम थायोसाइनेट को पहले से ही मिक्स कर दिया जाता है और इस मिक्सचर को कॉलम में ऐड किया जाता है। गुआनिडियम थायोसाइनेट की प्रेजेंस में सेल एक्सट्रैक्ट में जो भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वो सिलिका मैट्रिक्स से सिलेक्टिवली बाइंड कर जाते हैं। प्रोटीन्स और बाकी सभी बायोकेमिकल्स जो सिलिका से बाइंड नहीं कर पाते, इमीडिएटली एल्यूट हो जाते हैं। इस टेक्निक में सोडियम आयंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये सोडियम आयंस एक केटायन ब्रिज की तरह फंक्शन करते हैं। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फेट बैकबोन में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है, जो कनेक्टेड है सोडियम आयंस के केटायनिक ब्रिज से, और ब्रिज के दूसरी साइड है सिलिका मैट्रिक्स। ये अटैचमेंट बनने के लिए ज़रूरी है हाई सॉल्ट और एसिडिक पीएच कंडीशंस, जिस वजह से इस फिनोमिनन को सॉल्टिंग आउट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हाई सॉल्ट कंडीशन में न्यूक्लिक एसिड के इनसॉल्युबल हो जाने और सिलिका मैट्रिक्स से अटैच हो जाने को कहा जाता है सॉल्टिंग आउट। डीएनए की सिलिका मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट ब्रेक करने के लिए चाहिए हाइपोस्मोटिक सॉल्यूशन और अल्कलाइन पीएच। इन कंडीशंस में डीएनए एल्यूट हो जाता है। अगर फ्लो चार्ट फॉर्म में देखें तो बाकी सभी कंटामिनेंट्स के एल्यूट हो जाने के बाद डीएनए को एल्यूट किया जाता है कोई भी हाइपोस्मोटिक सॉल्यूशन यूज करके, जैसे कि न्यूक्लियस फ्री वाटर या फिर कोई बफर जैसे कि अल्कलाइन ट्रिस ईडीटीए। इस टेक्निक से हमें मिलता है एक्सट्रीमली प्योर डीएनए। ये प्रोसीजर परफॉर्म करना बहुत इजी है और एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पे रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से। पर इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सिलिका मैट्रिक्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, एफिशिएंटली एल्यूट नहीं हो पाते कॉलम से। जो नेक्स्ट मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और उस मेथड को जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगी थोड़े और डीएनए प्योरिफिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स। लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक आसान सा सवाल पूछती हूँ आपसे, सेल एक्सट्रैक्ट में फिनॉल मिक्स करने पे कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट होते हैं? डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन्स? अपना आंसर टाइप कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो से रिलेटेड फीडबैक या कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल सिंपली बायोलॉजी विद मनीषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए शुक्रिया और नमस्कार।